हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस इनॉक्स अकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, चैप्टर नंबर 9, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है सजीवों के परिवेश, वासस्थान और अनुकूलन। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने स्थलीय अनुकूलन के बारे में जाना था, पर्वतीय मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में जाना था, और क्या क्या जाना था, वायवीय अनुकूलन के बारे में जाना था। और जो हमारा बच गया था वो क्या था, वो पर्वतीय अनुकूलन था, और एक था हमारा जलीय अनुकूलन। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पर्वतीय अनुकूलन के बारे में और जलीय अनुकूलन के बारे में। तो पर्वतीय अनुकूलन क्या है, यानी कि वैसा जंतु जो कहाँ पे रहता है, जो पर्वत में रहता है, तो उनकी जो शरीर की बनावट है वो उस अनुसार संरचना उसके शरीर की होती है। तो वह विशेष गुण उसके अंदर दिया जाता है, जो जिसके कारण कि वह अपने वास स्थान जो कि उसका पर्वत है वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो वही विशिष्ट गुण क्या कहलाते हैं, पर्वतीय अनुकूलन कहलाते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के जो जीव होते हैं उनकी शरीर की रचना और स्वभाव में वातावरण के अनुसार पाए जाने वाले लक्षण, वातावरण के अनुसार जिस वातावरण में वो रहते हैं उस अनुसार पाए जाने वाले जो भी लक्षण होते हैं, उसी लक्षण को भैया क्या कहते हैं, पर्वतीय अनुकूलन कहा जाता है। तो पर्वतीय अनुकूलन ऐसा इतना ही था, बस उसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बकरी हो या फिर भेड़ हो, उसके अंदर खुर होते हैं, तो उन्हें क्या करता है, वो पहाड़ पे चढ़ने में मदद करता है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं भाई कि पर्वतीय अनुकूलन कहते किसे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो भी जीव पाए जाने वाले जीवों की शरीर संरचना जो होती है, शरीर संरचना व स्वभाव में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं, शरीर संरचना और स्वभाव में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उन्हें अपने वासस्थान में रहने में मदद करते हैं। शरीर व स्वभाव में वास स्थान के अनुसार पाए जाने वाले लक्षण, क्या कहलाते हैं, पर्वतीय अनुकूलन कहलाते हैं। पर्वतीय अनुकूलन कहलाते हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की शरीर संरचना व स्वभाव में वास स्थान के अनुसार पाए जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, पर्वतीय अनुकूलन कहलाते हैं। तो इन्हें ही पर्वतीय अनुकूलन कहा जाता है। और मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि जैसे ही ये चैप्टर एंड होता है, तो आज जब पीडीएफ को आप देखिएगा तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिल जाएगा भाई कि जैसे कि मैंने बताया था कि मछली और व्हेल या फिर डॉल्फिन का जो अनुकूलन है उसको मतलब उसका अंतर बताएं, तो उस अनुसार आपको वहाँ पे पढ़ के कर लेना है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पर्वतीय अनुकूलन में पाए जाने वाले जीवों के बारे में कुछ अनुकूलन संबंधी बातें लिखें, तो उस अनुसार तुम्हें लिखना है। ये कुछ नहीं है, बस ये अपने से पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, तो इसलिए अपने से पढ़ के तुम्हें इतना कर लेना है। तो पर्वतीय अनुकूलन यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है, तो आप इसे नोट कीजिए। और पर्वतीय अनुकूलन में क्या होता है भाई कि यहाँ जो होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो होता है हवा तेज चलती है थोड़ी, ठीक है,
और कभी कभी क्या होता है कि हिमपात वगैरह भी देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो पेड़ होते हैं, यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो शंक्वाकार आकार में होते हैं, शंक्वाकार, ताकि उनके ऊपर ना तो जल जमा हो पाए और ना ही बर्फ जमा हो पाए। तो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो शंक्वाकार आकृति में होते हैं। ये सभी बातें आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई थोड़ा सा जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि जलीय अनुकूलन क्या है। तो हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट जो है वो हमारा है जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन। अब यहाँ पर क्या होता है, जलीय अनुकूलन मतलब उस जीव के बारे में बात हो रहा है, उस जंतु के बारे में बात हो रहा है जो कहाँ पे रहते हैं भाई, जो जल में रहते हैं। ठीक है, जो जंतु जल में रहते हैं उसकी बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो उनके शरीर में भी कुछ ऐसा गुण भगवान ने जरूर दिया होगा जिसके कारण कि वो अपना क्या कर सकते हैं, जल में समय बिता सकते हैं। तो वही विशेष गुण जो होते हैं, जल में पाए जाने वाले जीवों में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उन्हें अपने वासस्थान में रहने में क्या करता है, मदद करता है। तो वही उसी विशेष गुण को क्या कहा जाता है, जलीय अनुकूलन कहा जाता है। तो उसी विशेष गुण को क्या कहा जाता है, जलीय अनुकूलन कहा जाता है। तो यहां पे लिखेंगे कि जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीवों के शरीर में कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं, ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में मदद करती है। ठीक है, ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में मदद करती है। उसे क्या कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे जलीय अनुकूलन कहा जाता है। जलीय अनुकूलन, जलीय अनुकूलन कहा जाता है, कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे जलीय अनुकूलन कहा जाता है। यानी कि जल में रहने वाले जीवों के शरीर में कुछ ऐसे विशेष गुण पाए जाते हैं जो उन्हें अपने वास स्थानों में रहने में मदद करती है, उसे जलीय अनुकूलन कहा जाता है। अब जैसे भाई क्या है, जैसे कि जल में रहने वाले कुछ जीवों के मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे मछलियां हो गया। ठीक है, मछली हो गया भैया, व्हेल हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गई, अरे भाई साहब गलती हो गई है। ठीक है, डॉल्फिन हो गया। तो मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन और एक आ जाता है सोन्स। सोन्स
कुछ ऐसे कशेरुक जंतु हैं, कुछ ऐसे कशेरुक जंतु हैं, कशेरुक जंतु हैं। मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन, सोस कुछ ऐसे कशेरुक जंतु हैं जो पूर्ण रूप से जल में रहते हैं। जो पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं भाई? जो पूर्ण रूप से जल में ही रहते हैं। तो उसके लिए जलीय अनुकूलन यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन, सॉस कुछ ऐसे कशेरुक जंतु हैं जो पूर्ण रूप से जल में रहते हैं। ठीक है। अब कुछ जंतु भाई ऐसा भी होता है जो कि दोनों जगह पे रहता है, जल में भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है। मछलियां जो है वो सिर्फ जल में ही रहेंगी, स्थल पे नहीं रह सकता। जब उसे स्थल पे हम लोग लेके आते हैं तो वो क्या होता है, वो मर जाती है, क्योंकि आपने कहावत सुना होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो यहाँ पे मछली को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जल में ही रहने वाले जंतु है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु आपको देखने को मिलते हैं जो कि दोनों जगह रहते हैं। दोनों जगह का मतलब जो जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रह लेता है, यानी कि जल में भी है, जल से बाहर निकलेगा तो स्थल पे भी रह लेगा। ऐसे एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दो ही दिया गया है। एक है जो कि है सबसे कॉमन एग्जाम्पल, जिसे कि हम लोग मेढक बोलते हैं भैया, फ्रॉग बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा जो एग्जाम्पल है भाई बत्तख है, जिसे कि डक बोलते हैं। तो जो जंतु, जिन जंतुओं का आवास जल और स्थल दोनों होता है, उसे उभयचर जंतु कहते हैं, यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जिन जंतुओं का आवास, जिन जंतुओं का आवास स्थल और जल दोनों होता है, स्थल और जल दोनों होता है, यानी कि जिन जंतुओं का आवास स्थल और जल दोनों होता है उसे उभयचर क्या कहा जाता है? उसे उभयचर यानी कि इंग्लिश में एम्फीबियन कहा जाता है। AMPHIBIAN, एम्फीबियन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे एम्फीबियन कहा जाता है। जिन जंतुओं का आवास स्थल और जल दोनों होता है उसे उभयचर जंतु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। और जो उभयचर होता है, इसके शरीर की जो संरचना होती है वो दोनों वासस्थानों के अनुकूलित। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शरीर की संरचना दोनों वास स्थानों के अनुकूलित। शरीर की संरचना जो है वो क्या है? वो दोनों वासस्थानों के अनुकूलित होती है, दोनों वासस्थानों के अनुकूलित। ठीक है, तो भाई यहां तक फटाफट आप नोट करो, यहाँ तक भाई नोट करो, यहाँ तक नोट करो। फिर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लेंगे कि एम्फीबियन जो जंतु हैं, यानी कि जो उभयचर जंतु है, उसे उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि वो फ्रॉग है और डक है। तो फ्रॉग के बारे में थोड़ी बातें कर लेंगे और डक के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेंगे, और इसका अंतर ही तुम्हें पढ़ना है। तो यही सभी चीज़ें तुम्हें पढ़ के क्या करना है, एग्जाम में अपने जाना है। हो सकता है पूछ दिया जाए, हालांकि कम ही चांस है, लेकिन ये है कि आ भी सकता है एग्जाम में। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार नोट करो। अब चलो भाई देखो आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से।
ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भैया, जैसे, तो जैसे में यहाँ पे देखने को मिलेगा मेढक, मेढक जिसे कि इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं, और बत्तख जिसे कि इंग्लिश में डक कहते हैं। तो ये डक ही होता है ना, डक मतलब बत्तख। तो मेढक और बत्तख ये दोनों आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेढक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें तो मेढक एक मेरे भाई क्या है, एक कीटभक्षी प्राणी है, एक कीटभक्षी प्राणी है। एक कीटभक्षी प्राणी है मतलब कीट को खाने वाला प्राणी है, कीट खाने वाला, तो उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसी को कीटभक्षी बोलते हैं। तो एक कीटभक्षी प्राणी है, ठीक है, जो कि कीड़ों को खाता है, और ये कीड़ों को पकड़ने के लिए अपने किस चीज का उपयोग करता है भाई, अपने जीभ का उपयोग करता है। तो यहाँ तक हो गया। ये बात हम लोगों ने जो अभी तक बातें की है वो जंतुओं के बारे में किया, यानी कि जलीय अनुकूलन में पाए जाने वाले जंतुओं के बारे में हम लोगों ने इस चीज को लेके बात किया। लेकिन अब हम लोग जो बात करेंगे भाई वो पौधों के बारे में करेंगे, यानी कि जलीय अनुकूलन में जो पौधे पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो जलीय अनुकूलन में जो पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, जलीय अनुकूलन में उगने वाले पौधे, जो पौधा जलीय अनुकूलन में उगता है, यानी कि जलीय परिवेश में, यहाँ पे भाई अनुकूलन की जगह परिवेश कर लेते हैं हम लोग कि जो चीज जलीय परिवेश में उगता है, परिवेश, जो चीज जलीय परिवेश में उगता है, जो पौधा जलीय परिवेश में उगता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाई क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जलीय पौधे कहते हैं। उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट ठीक है, इंग्लिश में इसे HYDROPHYT हाइड्रोफाइट या जलीय पौधा कहा जाता है, या जलीय पौधा कहा जाता है, जलीय पौधा कहा जाता है। तो जो पौधा जलीय परिवेश में उगता है उसे या तो हाइड्रोफाइट कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, जलीय पौधा कहा जाता है। तो जलीय पौधे में जो भैया अनुकूलन होगा वो किस जगह पे होगा, जलीय पौधा जो है उसमें जब अनुकूलन होगा तो वो किन किन जगहों पे होगा। पहला चीज तो जो अनुकूलन होगा उसमें वो जड़ में होगा, पहला जड़ में होगा, उसे फिर थोड़ा ऊपर तना होता है तो तना में होगा, और उसके बाद जो अनुकूलन देखने को मिलेगा वो पत्तियों में देखने को मिलेगा। यानी कि जड़, तना व पत्तियों में इन अनुकूलन होता है, पत्तियों में अनुकूलन होता है। क्या होता है कि जड़ में होता है भैया, तना में होता है, और पत्तियों में क्या होता है, अनुकूलन होता है। अब देखो भाई जो भी पौधे जलीय अनुकूलन में या फिर जल में उगते हैं तो वहां पे जल की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है। क्या हो जाता है कि जल की अत्यधिक मात्रा हो जाती है। तो जब जल का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें ज़्यादा जड़ों का महत्व नहीं रह जाता, उस पौधे के लिए क्या हो जाता है, जड़ का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण या तो जड़ें विकसित या तो जड़ें होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो बहुत ही कम विकसित होती है। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि यूट्रिकुलेरिया नामक एक पौधा होता है जिसमें कि जड़ होता ही नहीं, यूट्रिकुलेरिया का पौधा जो होता है उसमें जड़ नहीं होता है। और आपको हाइड्रिला और वेलिसनेरिया का एक पौधा मिलेगा भाई, हाइड्रा और वेलिसनेरिया, ये दोनों अलग अलग पौधे हैं जिसमें कि जड़ होते तो हैं लेकिन बहुत कम विकसित होते हैं। और इन पौधों का मेन काम, इन जड़ों का मेन काम क्या होता है, इन पौधों के लिए
कि इसका मेन काम ये नहीं होता कि इसको क्या करना है कि खनिज और लवण को खींचना है, इसे बस एक जगह किसी अस्थायी जगह पे पौधे को बांध के रखना है, पकड़ के रखना है। इसका मेन काम जलीय अनुकूलन में ये होने लगता है कि भैया पौधे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए, उसे क्या किया जाए, उसे एक जगह अस्थायी किया जाए। तो वो कुछ ऐसा खोजता है भाई जहाँ की पौधे जड़ जड़ जो है पौधे के वो उसे पकड़ सके और पौधा एक जगह स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग इस बात को भी लिखेंगे कि जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण, जल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण होने के कारण होने के कारण जड़ें या तो नहीं होती है, जड़ें या तो नहीं होती है। और मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया है कि यूट्रिकुलेरिया इसका एग्जाम्पल है। जैसे 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 में आपको मिलेगा यहाँ पे यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया नामक जो पौधा है मेरे भाई, उसमें क्या होता है कि जड़ होता ही नहीं है, जड़ क्या होता है, होता ही नहीं है। और अगर होता भी है किसी पौधे में तो वो बहुत कम विकसित होता है, के कारण जड़ या तो होती ही नहीं है या बहुत बहुत कम विकसित होती हैं, बहुत कम विकसित होती है। अगर होगा भी तो क्या होगा, बहुत कम विकसित होती है। जैसे कि हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, जैसे कि हाइड्रिला और वेलिसनेरिया मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। जैसे 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 मेरे दोस्त हाइड्रिला हाइड्रिला व वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। तो यहाँ पे आपको ये दो एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं कि भाई क्या है, एक में तो जड़ ही नहीं है, एक में तो जड़ ही नहीं है, जिसमें जड़ नहीं है उसे यूट्रिकुलेरिया बोलते हैं। और एक में तो जड़, दोनों में दो में तो जड़ है लेकिन बहुत कम विकसित है, जो कि एक हाइड्रिला है और एक वेलिसनेरिया है। मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ भाई, यहाँ पे लाल मार्क कर देता हूँ ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि ये भाई इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो भाई ये यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। तो यहाँ तक मेरे भाई नोट करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। और ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन भी नहीं लेना है, क्या करना है, टेंशन भी नहीं लेना है मेरे भाई, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोग जलीय अनुकूलन ही बात कर रहे हैं और यही हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। जलीय अनुकूलन ही क्या है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो जलीय पौधा होता है उसका तना क्या होता है। तना उसका लंबा होता है भाई, मुलायम होता है और क्या होता है, खोखला होता है अंदर से। तना जो होगा जलीय पौधा का वो लंबा, मुलायम, खोखला होगा या स्पंजी होगा, ठीक है, स्पंजी होगा
तथा वायु कोश से भरा होगा। और वायु कोश से भरा होने के कारण पौधा क्या हो जाता है कि हल्का हो जाता है, और ये पौधे क्या होने लगते हैं, जल के ऊपर उपलाने लगते हैं। उपलाना मतलब तैरने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जलीय पौधों का तना, कि जलीय पौधों का तना, जलीय पौधों का तना, पौधों का तना लंबा होगा, लंबा, मुलायम। ठीक है, जलीय पौधों का तना क्या होगा, लंबा होगा, मुलायम होगा, खोखला होगा, खोखला या स्पंजी होगा भाई, स्पंजी होगा। तो जलीय पौधों का जो तना होगा लंबा, मुलायम, खोखला या स्पंजी होगा, तथा वायुकोश से भरा होगा, वायुकोश से भरा होता है, जिससे क्या हो जाता है भाई, पौधा हल्का हो जाता है, जिसके कारण पौधा क्या हो जाता है, पौधा हल्का हो जाता है, पौधा हल्का हो जाता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, पौधा हल्का हो जाता है, और जल में क्या होने लग जाता है कि उपलाने लगता है। और जो पूर्णतः जलमग्न पौधे होते हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां जो आपको देखने को मिलेंगी वो क्या मिलेंगी कि भाई पतली होती है और लंबी होती है, पतली होती है और लंबी होती है, यानी कि रिबन के जैसे, या कई भागों में विभाजित होती है, यानी कि जो पौधा जल के अंदर रहता है उसका जो पत्ता होगा वो लंबा होगा, और क्या होगा, लंबा होगा, रिबन के जैसा होगा, और कई भागों में विभाजित होगा, ताकि जब जल का बहाव हो तो उसकी वजह से ये ना हो, जैसे ये है भाई, तो जल का बहाव हो रहा है तो जल इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, ये है इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। लेकिन ये अगर ऐसे रहेगा पौधों, उन पौधों का पत्ता, तो ये क्या हो जाएगा, जल उनको अपने साथ लेते हुए, उखाड़ के लेते हुए चला जाएगा। तो इसलिए जलमग्न पौधों की जो पत्तियां होती है वो पतली होती है और रिबन के जैसी होती है, यानी कि कई भागों में क्या होती है कि विभाजित होती है। और इसमें एक एग्जाम्पल आ जाता है जो कि आपका वेलिसनेरिया का एग्जाम्पल है। वेलिसनेरिया जो पौधा है उसका आपको पत्ता जो मिलेगा वो रिबन के जैसा मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कि पूर्णतः जलमग्न पौधे जैसे वेलिसनेरिया, जैसे वेलिसनेरिया, यानी कि पूर्णतः जलमग्न पौधे जैसे वेलिसनेरिया की पत्तियां क्या होती है, पतली होती है और लंबी होती है। यानी कि रिबन जैसी, ठीक है, कि पत्तियां पतली, लंबी, वह कई भागों में क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है, विभाजित होता है।
तो पूर्णतः जलमग्न पौधे जैसे कि वेलिसनेरिया की पत्तियां पतली में लंबी रिबन से और कई भागों में क्या होता है भाई, विभाजित होता है। और जो पौधे जल में उपलाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि जल में उपलाने वाले, जल में उपलाने वाले वाले पौधों, जल में उपलाने वाले पौधों का जो पर्णवृंत होता है मेरे भाई, जल में उपलाने वाले पौधों की पत्तियों का निचला भाग, पत्तियों का पर्णवृंत, यानी कि जिसे कि इंग्लिश में पैटियोल कहा जाता है, पैटियोल का निचला भाग, निचला भाग, यानी कि जल में उपलाने वाले पौधों की पत्तियों का पर्णवृंत का निचला भाग फूला हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि जल में उपलाने वाले पौधों की जो पत्तियां होती है उसका जो पर्णवृंत होता है, पैटियोल जो होता है, वो निचला भाग जो होता है उसका, वो फूला हुआ रहता है। और इसी में क्या होता है, तथा इसमें वायु कोश भरा होता है, तथा इसमें वायु कोश भरा होता है, वायु कोश भरा होता है, फूला हुआ रहता है तथा इसमें वायु कोश भरा रहता है। जैसे कि भैया इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कॉर्निया, जैसे इकॉर्निया नामक पौधा जो है उसमें देखने को ये चीज मिल जाता है, फूला हुआ रहता है तथा इसमें वायु कोश भरा होता है, इकॉर्निया। और यही जो पौधा होता है इसके ऊपर क्या होता है, एक मोम जैसी पतली सतह होती है, एक मोम जैसी पतली परत होती है, जिसके कारण क्या होता है, इन पौधों के पत्तियों पे क्या हो पाता है कि जल जमा नहीं हो पाता है, और इसके वजह से इन ये पौधे क्या होते हैं कि ऊपर आराम से तैरते रहते हैं। तो इस चीज को भी हम लोग यहीं लिख लेते हैं, तथा इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह पर मोम जैसी परत होती है, मोम जैसी परत होती है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से इसके ऊपर पानी जमा नहीं हो पाता है, पानी जमा नहीं हो पाता है, पानी जमा नहीं हो पाता है। यानी कि भाई इसका जो पत्ता होता है उसके ऊपर मोम जैसा एक परत होता है, जिसके वजह से पानी जमा नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा वो जैसे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे में भाई, जैसे में यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, जैसे में भाई कमल देखने को मिल जाता है, कमल देखने को आपको मिल जाता है, और भैया क्या मिल जाता है, जलीय लिली देखने को मिल जाता है, जलीय लिली आपको देखने को क्या हो जाता है, मिल जाता है, जलीय लिली देखने को मिल जाता है। अब एक बार समझ लो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं
एक बार समझा देता हूँ फिर से। जल में उपलाने वाले पौधे जो होते हैं, जल में जो पौधे उपलाते हैं या फिर तैरते हैं, तो पौधों की पत्तियों का पर्णवृंत जो होता है, जिसे कि पैट्रियोल बोलते हैं, का निचला भाग फूला हुआ रहता है। तो पौधा जो है उसका जो पत्ता है उसका जो निचला भाग है यानी कि पैट्रियोल जिसे कहते हैं, पत्तियों का पर्णवृंत का निचला भाग यानी कि पैट्रियोल का भी निचला भाग क्या होता है भैया, फूला हुआ रहता है तथा इसमें वायुकोश भरा होता है। वायुकोश है तभी तो पौधा हल्का है, तो वायुकोश भरा होता है, जैसे कि इकॉर्निया का पौधा में आपको देखने को मिल जाएगा। तथा इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह पर मोम जैसी परत होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर जल जमा नहीं हो पाता है, इसके ऊपर पानी जमा नहीं हो पाता है, और तब ये आराम से क्या हो पाते हैं, तैर पाते हैं। जैसे कि कमल है, जलीय लिली है, तो ये सभी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब भाई इसे खत्म करके हम लोग नोट डाल के एक पॉइंट लिखते हैं, जो कि आपको लिखवाना था पहले ही, मैं वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, भूल गया, तो इसे अभी हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं। तो भाई तुम्हारा ये हो गया होगा मेरे अनुसार, मैंने समय भी दिया, बोल बोल के भी लिखवाता हूँ, साथ साथ लिखते हुए भी चलो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे नोट डाल के हम लोग एक पॉइंट को लिखेंगे कि भैया, नोट डाल के एक पॉइंट को लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, इसे साथ साथ नोट करना कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ कशेरुक जंतु होते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे अकशेरुक जंतु भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसी जंतुओं के बारे में हम लोग लिखेंगे, जैसे कि भैया ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस तथा स्क्विड। स्क्विड जल में, समुद्री जल में स्क्विड समुद्री जल में पाए जाने वाले अकशेरुक जंतु हैं, ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्री जल में पाए जाने वाले क्या है भाई, वह अकशेरुक जंतु हैं। और ये जो है भैया ऑक्टोपस या फिर स्क्विड की मैं अगर बात कर लूं, तो ये क्या है, ये दोनों जो है, ये क्या है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं समुद्र में, ये तो सामान्यतः समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं या फिर समुद्री तल पे रहते हैं। तो सामान्यतः समुद्र की गहराइयों में तथा समुद्र की गहराइयों में तथा समुद्र के तल पर रहते हैं, तल पर रहते हैं। तल पर रहते हैं। तो ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र में पाए जाने वाले अकशेरुक जंतु हैं, जो कि सामान्यतः समुद्र की गहराइयों में तथा समुद्र के तल पे रहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पाए जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई ये क्या करना है,
आपको इसको क्या कर लेना है भाई, पीडीएफ को रीड कर लेना है जो मैं दूंगा, ठीक है। इस पे 1 स्टार 2 स्टार कर लेना भाई, ठीक है, कर लेना कि रीड द पीडीएफ ऑफ एडेप्टेशन, जो कि मैं नीचे आपको पीडीएफ में देने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम के जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये चैप्टर मेरे तरफ से एंड होता है, और अगला जो चैप्टर है वो है पौधों की संरचना एवं कार्य, पौधों की संरचना एवं कार्य। तो अगले चैप्टर में हम लोग जब भी शुरुआत करेंगे उसमें जड़ के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें हम लोग उसमें देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। पूरा रिवीजन करके रखिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको बता दीजिएगा इनॉक्स एकेडमी के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सी यू सुपर सून, बाय।